तो देश भर में कोहरे का कहर देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि कोहरे की वजह कई हादसे हो रहे हैं कोहरे की वजह से और हालात बेहद खराब है। बिल्कुल, और कोहरे के साथ साथ ही प्रदूषण का जो स्तर है वो भी जान का दुश्मन बन चुका है और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली में सरकार ने भी कई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। हम प्रदूषण पर हो रहे रण से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले जरा कोहरे का जानलेवा कारनामा देखिए, कैसे धुंध की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए कि कैसे हालात खराब हैं। देश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कोहरे ने कहर बरपा दिया है और लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल 6 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे में 4 की मौत हो गई, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही तस्वीर आप देखिए बिजनौर की भी सामने आई है, बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वही बस्ती में 4 की मौत हो गई है, 11 लोग घायल हो गए हैं। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ था और बरनाला में भी हादसा हुआ जहां 1 की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। और आगरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा हाईवे पर 6 लोग घायल हो गए हैं। तो वही मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया जहां 13 की मौत हो गई है और 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें ये बताने के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, कोहरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ और जब इस वक्त ऐसे हालात होते हैं, जब ये मौसम होता है और कोहरा पड़ता है, उसके बाद से ऐसे हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आती हैं। और ये देखिए एक के बाद एक कैसे गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, एक और तस्वीर आप देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गई। और ये बड़ी बात ये है कि इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि जब सुबह सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो, उसके बाद गाड़ियां कैसे एक के बाद एक 1 2 3 4 5 आप गिनती करते जाइए, एक के बाद एक गाड़ियां उसमें भिड़ जाती हैं। और सुबह के वक्त आमतौर पर इस तरह के हादसे होते हैं। और ये देखिए तस्वीरें, इसको देख करके अंदाजा लगाइए। इनके अलावा एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए धुंध की वजह से हालात बेहद खराब हैं और ये देखिए आपकी एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। और जो अगली तस्वीर है वो बिजनौर से है। बिजनौर से क्या तस्वीरें हैं आयुषी, बताइए जरा। बिल्कुल, तमाम कोहरे से हुए हादसों की तस्वीर आपने देखी, कैसे जो गाड़ियां हैं आपस में भिड़ गई है। और बिजनौर से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीर सामने आई है। आप ये देखिए, घना कोहरा है और घने कोहरे के बीच में जाती है गाड़ियां, जिसके बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि पति पत्नी इस गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें जो है ये हादसा होने के बाद पत्नी की जो है मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है और तस्वीरें भी आप देखिए, घना कोहरा और घने कोहरे की वजह से जो ये हादसा है ये हो गया। और न सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है, बल्कि उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीर आई है जहां ऋषिकेश में एक ट्रक और एसयूवी गाड़ी की टक्कर हो गई। और ट्रक टक्कर के बाद आप इस गाड़ी के हालात को देखें, इससे आप समझ सकते थे कि कितना भीषण यह हादसा था। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरीके से जो गाड़ी है वो खत्म हो गई है। और कई जो लोग हैं इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। और ये कहना भी अब देखिए मुश्किल है कि इस गाड़ी में कोई जो बैठा था वो बच भी पाया है कि नहीं बच पाया, क्योंकि पूरी तरीके से जो गाड़ी है वो नष्ट हो गई है। और अब बस्ती की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक हादसा हो गया और कोहरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कोहरा है, जिसकी वजह से बस्ती में यह हादसा हो गया। अब इसमें भी आप देखिए जो ये गाड़ियां हैं कैसे बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो गाड़ी है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार बताई जा रही है, बस बताई जा रही है जिसकी टक्कर हुई और आपस में जब ये गाड़ियां भिड़ गई उसके बाद ये हालात देखिए आप इन गाड़ियों के, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा था।
और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर से भी आप समझिए, बरनाला की ये तस्वीर है जहां पर बरनाला में भी कोहरे की वजह से हादसा हो गया। सुबह का वक्त था, कोहरा था, तो देखने में जो विजिबिलिटी थी बेहद कम थी, देखने में मुश्किल पैदा हुई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। और हादसे के बाद आप देखिए वहां पर कैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोग ऐसे हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये मुश्किल है ये थमती हुई नजर नहीं आ रही है और आने वाले समय में और ये मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरे की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। एक और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो आपस में भिड़ गई और उसकी वजह से यहाँ पर यह हादसा हो गया। कई लोगों की जान इसमें चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। आगरा की ये तस्वीर है, आप देखिए हालात कैसे हो गए थे, एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गई यहाँ पर और इसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया। अब मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रात का वक्त था और उसके बाद कोहरे की वजह से कैसे ये आग लगी और एक के बाद एक कई जो बसें थी वो आपस में भिड़ गई और टक्कर होने के बाद इन बसों में आग लग गई। जो तस्वीरें आग लगने के बाद सामने आई, बस में सब कुछ जलकर राख हो गया था और कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। लेकिन सभी हादसों का एक ही वजह है, वो है कोहरा। और बुलंदशहर की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में आप देखिए कोहरे की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर भी हादसा हो गया और हादसे की वजह से आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। जो ये गाड़ियां थी आप देखिए, आप गिन नहीं पाएंगे, एक के बाद एक गाड़ियां जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से इन गाड़ियों की टक्कर हो गई और कैसे हादसा हो गया। अब देखिए प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान रहे। कोहरे से अब जब निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अंजीत आपको बताएंगे। देखिए आयुषी, खास तौर पर हम ये दर्शकों को बताते हैं कि अगर आप भी गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के जो हादसे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर आप भी गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरह के सावधानी किस तरह की आपको बरतनी चाहिए ये आइए आपको बताते हैं। देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं एक एक सावधानी। कोहरे में गाड़ी को धीमी रफ्तार से ही चलाएं, रफ्तार का बिल्कुल ख्याल रखें। धुंध में कई बार विजिबिलिटी 0 हो जाती है, ऐसे में स्पीड कम होगी तो गाड़ी पर कंट्रोल रहेगा। कम रफ्तार के साथ दूसरी गाड़ी से फासला जरूर आप रखिए और कोहरे के दौरान ओवरटेकिंग से बचे रहें और डीफॉगर का इस्तेमाल जरूर करें। ठंड में अक्सर गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं जिससे बाहर और अंदर का तापमान अलग होता है और कोहरे कार की विंडशील्ड यानी शीशे पर धुंध जमने लगती है। इससे बचने के लिए कार का डीफॉगर हमेशा चालू रखें। कार का एसी चालू कर हवा विंडशील्ड की ओर मोड़ दें। एसी की सूखी हवा धुंध को जल्द हटाती है, इसलिए इसका ख्याल रखें। सिग्नल और लाइन का सहारा जरूर लें। सड़क पर सफेद और पीली लाइनों का सहारा लें, इन संकेतों से गाड़ी सही दिशा में चलती रहती है और सड़क से भटकने का खतरा कम हो जाता है। लो बीम और पार्किंग लाइट कोहरे में हाई बीम पर रखें। हेडलाइट का उपयोग ना करें, हाई बीम से लाइट फैलती है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, इससे हादसे की आशंका रहती है, इसलिए कोहरे में लो बीम पर ही गाड़ी चलाएं और बहुत घने कोहरे पर पार्किंग लाइट चालू रखें। घना कोहरा हो तो बिल्कुल रुक जाएं और दिखाई ना दे रहा हो अगर तो आप तुरंत गाड़ी किनारे कर लें, गाड़ी सड़क से बाहर सुरक्षित जगह पर पार्क कर लें, हेडलाइट ऑफ करें और पार्किंग लाइट ऑन रखें। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। 100 से 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी गई है और विजिबिलिटी तब भी बहुत ज्यादा डाउन है और आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसी को चलाएं। आपको विजिबिलिटी के हिसाब से स्पीड डाउन करनी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को टाइम टू टाइम अनाउंस करें जिस तरीके से फॉग बढ़ रहा हो, ताकि वो एनफोर्स भी की जा सके। उसके साथ साथ सडन ब्रेकिंग और ओवरटेकिंग, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फॉग लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, मार्किंग्स फॉलो करें। तो कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है और ब्रेक ऐसा लगाया है कि इसका असर ट्रेन पर भी पड़ रहा है, फ्लाइट पर भी पड़ रहा है और सड़कों पर तो पड़ ही रहा है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 60 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई हैं दिल्ली डिवीजन की। देश में कितनी ट्रेनें लेट हुई हैं आप सोचिए, 60 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से 125 से ज्यादा कल रात तक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है।
तो कोहरे का जो कहर है वो सिर्फ सड़कों पर नहीं है, वो आपको बताते हैं कि हर तरफ पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे फ्लाइट जब डिले होती है तो एयरपोर्ट पर लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। ये आप देखिए एयरपोर्ट की ये तस्वीर, और एयरपोर्ट पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनका इंतजार खत्म होगा और फ्लाइट जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि 125 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। अब ये देखिए आपको स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ की वजह से ये मुश्किलें लोगों को हो रही हैं कि लोगों की ट्रेनें लेट हो जा रही हैं, जिससे लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं और इन हालातों के बीच आप देखिए कि किस तरह से यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और अंजीत इसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी हमने देखी। और पल्लव मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड पर और क्या निर्देश फिलहाल अब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। पल्लव, देखिए अगर आप प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है आईसी वो लगातार गंभीर स्थिति बना हुआ है। आज भी दिल्ली के या नोएडा के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पे जो एक्यूआई है वो 380 से ज्यादा है। PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो उसकी बिक्री जो है 250 से अधिक तमाम जगहों पे देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लोगों को लेकर जो है डॉक्टरों का भी साफ तौर पर निर्देश है कि खासकर जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो जो है वो बाहर निकलने से बचे। इसके अलावा दिल्ली सरकार इसको लेकर तमाम तरह की कोशिश कर रही है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर उत्सुकता कम किया जाए, उसका असर कम पर इसको लेकर कल जो मंत्री है महेंद्र सिंह सिरसा। बिल्कुल पल्लव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पल्लव ने मास्क भी लगाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि प्रदूषण के हालात बेहद खराब है। आइए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक स्कूली वैन का भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें ओवर स्पीड कार ने एक वैन को ऐसी टक्कर मारी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। हादसा जयपुर के मुहाना थाना इलाके में हुआ, जहां बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन 15 फीट दूर उछलकर पलटी खा गई। वैन ड्राइवर वीटी रोड पर शनि महाराज मंदिर के पास से सड़क क्रॉस कर रहा था। इस दौरान स्पीड के चलते स्कूल वैन में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल वैन के बीच का हिस्सा और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था। जानकारी के मुताबिक करीब 8 से 10 बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें से 4 बच्चों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में घायल बच्चों के परिजनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अनियंत्रित कार थी जो कि बहुत ही तेज स्पीड में आई और उस वैन को उसने टक्कर मारा। वैन थी वो 3 पलटी खाके और डिवाइडर से टकरा के साइड में गिर गई, जिससे उस वैन के अंदर तकरीबन 8 से 10 बच्चे थे। उसमें से 6 बच्चों को तो आईसीयू में एडमिट कराया गया। और अब गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें घर के बाहर खड़ी एक महिंद्रा थार में अज्ञात युवक ने आग लगा दी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में आधी रात को एक घर के बाहर खड़ी महिंद्रा थार में नकाबपोश बदमाश ने आग लगा दी। आग की लपटें पास खड़ी मारुति वैगनार तक फैल गई, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। वाहन के मकान के पास खड़े होने के कारण आग की चपेट में आने से घर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें नकाब पहने युवक तार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के तुरंत बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आग देखकर परिवार ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते आगजनी की आशंका जताई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान लेकर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। गाड़ी में आग लगाई गई है। इसके साथ ही खड़ी हुई एक अन्य गाड़ी भी इस घटना में जल गई थी।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां धुंध की चादर फैली हुई है, तो वहीं प्रदूषण के कारण भी विजिबिलिटी बेहद कम होती जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसे लेकर कई गाइडलाइंस जारी की गई है। क्या है वो हम आपको बताएंगे, उससे पहले प्रदूषण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण है वो मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और आज कड़े निर्देश भी इसके लिए जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। महीने भर में 2 बार मामले की ये सुनवाई हो रही है और बड़ी बात यह है कि 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले माननीय अदालत की तरफ से भी आ सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो कोहरे की मार, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का भी प्रहार लगातार जारी है दिल्ली में। और उसके बाद क्या हालात बने हुए हैं दिल्ली के अलग अलग में तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें बनी हुई हैं। आनंद विहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह का वक्त। एक तरफ तो कोहरे की मार है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी लगातार परेशान कर रहा है, जिसके कारण जो हालात है वो और खराब होते जा रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ तक कि जो डॉक्टर है वो भी अब कह रहे हैं कि अगर जरूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। और एक और तस्वीर आप देखिए दिल्ली की, इंडिया गेट, जहां पर आप देखिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब लोग निकले तो इंडिया गेट ही नहीं दिखा। सिर्फ क्या दिखा, कोहरे की चादर और प्रदूषण की मार यहां पर लोग झेलते हुए नजर आए। और इसीलिए जो अब आप लोगों की संख्या यहां पर देखेंगे, क्योंकि आम दिनों में बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो भी इन इलाकों में कम होते हुए नजर आ रहे हैं। धौला कुआं की तस्वीर आप देखिए, सुबह का वक्त है, व्यस्ततम इलाका है, लेकिन किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो, कोहरा कम हो, लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति जस की तस बनी हुई है और AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक और तस्वीर अब आप देखिए दिल्ली की ही, गाजीपुर NH24 की तस्वीरें आप देखिए। सुबह का वक्त, मेट्रो चल रही है, नीचे गाड़ियां हैं, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। और लोगों का ये जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुश्किल है वो यहाँ खत्म नहीं होगी। आने वाले समय में जब सर्दी बढ़ेगी और कोहरा होगा और इसके चलते AQI और बढ़ने के अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है। तो जान पर भारी है प्रदूषण, जिसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहर शहर क्या हालात बने हुए हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। रोहतक में देखिए AQI का जो लेवल है वो 412 पर पहुंच गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में यहाँ पर प्रदूषण है। दिल्ली की बात की जाए तो 329 पर AQI है, यानी कि बेहद खराब दिल्ली की हवा है। नोएडा की बात की जाए तो 316, यानी कि बेहद खराब स्थिति में इस वक्त नोएडा की हवा चल रही है। गुरुग्राम भी प्रदूषण से अछूता नहीं रहा है। गुरुग्राम के हालात आप देखिए, 298 पर जो गुरुग्राम की हवा है वो पहुंच गई है, यानी कि जहरीली होती जा रही है। अंबाला की बात की जाए तो 294 जो AQI है वो दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। और गाजियाबाद की बात की जाए, यहाँ भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। 291 जो AQI है वो दर्ज किया गया है, यानी कि खराब स्थिति में है। ग्रेटर नोएडा में 290, मेरठ में 249, यानी कि खराब श्रेणी में। और पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो देहरादून में 246 पर AQI पहुंच गया है। चूरू में 223, यानी कि खराब श्रेणी में। और जयपुर राजस्थान की राजधानी, वहां पर 203 AQI पहुंच गया है, यानी कि यहाँ भी जो हालात है वो सही नहीं है, बेहद खराब श्रेणी में है। अब देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली में प्रदूषण की मार बढ़ रही है, तो वहीं इस पर सियासत आर पार हो गई है। हालांकि इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से माफी मांगी और उनके इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है,
लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए हालात ऐसे हैं दिल्ली में कि अब मंत्री को भी माफी मांगनी पड़ रही है और अब सख्ती और देखने को मिलेगी दिल्ली में। तो क्या क्या सख्ती होने जा रही है कल से दिल्ली में, और ऐसे में एक बार फिर से आपको पूरी गाइडलाइन समझा देते हैं कि प्रदूषण को देखते हुए अब दिल्ली में क्या क्या बदलाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। दिल्ली में क्योंकि प्रदूषण भारी है और इसके लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमने बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? वैध PUCC पर ही अब पेट्रोल और डीजल मिलेगा। BS6 से कम के वाहनों की एंट्री नहीं होगी। 18 दिसंबर से ये एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी, यानी कि BS6 से कम के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। अब इस नियम की निगरानी कैसे की जाएगी? कैमरों के जरिए इसकी निगरानी की जाएगी और अगर उल्लंघन किया गया नियमों का तो वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंप मालिक पर भी कार्रवाई होगी अगर नियम फॉलो नहीं किए गए। दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर भी नियम लागू रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे राज्यों के BS6 वाले निजी वाहनों पर भी दिल्ली में रोक रहेगी और दिल्ली की सीमाओं पर एजेंसियां तैनात कर दी गई है ताकि नियमों को फॉलो करवाया जाए। नियम लागू कराएगी सरकार। अब ईंट, रेत, सीमेंट, निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है और अगर नियम तोड़े जाएंगे तो नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नियम आपको फॉलो नहीं किए तो ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई। क्या आज खास रहने वाला है इस पर? जी हाँ, अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई है। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को पुलिस फ्लाइट से गोवा लेकर जा रही है और दोनों भाइयों सौरभ और गौरव लूथरा को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस रवाना हो चुकी है। दोनों आरोपियों को आज गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल दोनों भाइयों को बैंकॉक से दिल्ली लाया गया था, जिसके बाद दोनों भाइयों को एयरपोर्ट से सीधे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस के हवाले कर दिया है। अब दोनों भाइयों को गोवा ले जाया जा रहा है और वहां उनसे कड़ी पूछताछ होगी, क्योंकि 6 को आग लगी, 7 की सुबह ये बैंकॉक फरार हो गए थे। अब पकड़े गए हैं, अब ये गोवा पहुंच गए। तो कुछ तस्वीरें भी हैं, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कल इन बंधुओं को जब दिल्ली लाया गया, उसके बाद इनको सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया। और ये देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में इनको पेशी के लिए ले जाया गया। ये लूथरा बंधु हैं, आप ये देखिए दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस की संयुक्त टीम उनको लेकर के जा रही है और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद से ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया। इसके अलावा आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इनको मेडिकल के लिए ले जाया गया अस्पताल। जब ये दिल्ली पहुंचे तो इनको सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया और इनका मेडिकल कराया गया, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ये होती है और इसी प्रक्रिया के तहत इनका पहले मेडिकल हुआ, उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो लूथरा ब्रदर्स गोवा पहुंचने वाले हैं, अब उनसे पूछताछ होगी और इनका शिकंजा कैसे कसा है ये भी आपको आप बताते हैं। लूथरा ब्रदर्स को कल थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया। सुरक्षा अधिकारी लूथरा बंधुओं को बैंकॉक से दिल्ली लेकर के पहुंचे। एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में परिजनों को देखकर कोर्ट रूम में रोने लगे लूथरा ब्रदर्स। पटियाला हाउस कोर्ट ने लूथरा बंधुओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा जा रही है। सौरभ और गौरव लूथरा चर्च बाय रोमियो लेन नाइट नाम के क्लब के मालिक हैं। गोवा के इस क्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों को हिरासत में लिया था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जमीन के मालिक सुरेंद्र खोसला की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और ये अब अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया, कल दिल्ली उतरते ही अब उनको गोवा लेकर पहुंचने वाली है। पुलिस की टीम निकल चुकी है। आज गोवा में उनकी पेशी होगी और 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर हैं। कल दिल्ली लाए गए थे ये सारे के सारे आरोपी। अब इनको लेकर के जब गोवा पुलिस पहुंच रही है गोवा, उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है।
और इसमें बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई। इस केस में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मसलन अब 9वां आरोपी कहां है, उसकी तलाश तेज हो गई है। सुरेंद्र खोसला फरार है, ब्लू कॉलर नोटिस उसके खिलाफ जारी है। जमींदार और 9वें आरोपी सुरेंद्र खोसला अभी भी फरार है, तलाश के लिए ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया गया है। लूथरा बंधुओं से ध्यान हटाकर अब खोसला पर केंद्रित हो गई है जांच। इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सुरेंद्र खोसला। गोवा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता सुधीर खोसला की गिरफ्तारी है। हिरासत में पूछताछ सुनिश्चित करना है। पुलिस का मकसद है कि जल्द से जल्द सुरेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। और आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि अब तक क्या अपडेट है। दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स। एयरपोर्ट पर ही हुई गिरफ्तारी। दस दिन के बाद आखिरकार विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से ही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की गिरफ्तारी की गई। 6 दिसंबर की रात गोवा में जो हुआ उसे भूल पाना नामुमकिन है। और ये भी भूल पाना नामुमकिन है कि इसी आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे। जिस इंडिगो फ्लाइट से वो विदेश भागे थे, उसी इंडिगो फ्लाइट से आज भारत लाई गए। जिस वक्त हादसा हुआ उसके फौरन बाद दोनों भाइयों ने विदेश भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। एनडीटीवी के पास फ्लाइट के अंदर से एक्सक्लूसिव वीडियो है। हमारी सहयोगी तेजश्री लगातार फुकेट से पूरे मामले पर नजर रखी हुई हैं और वो उसी फ्लाइट में मौजूद थीं जिससे लूथरा भाइयों को दिल्ली लाया गया है। यदि हम भारत आने की बात करें तो भारत आ चुके हैं, दिल्ली हम लैंड कर चुके हैं और दिल्ली लैंड करने के बाद बस कुछ ही समय में अब बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें पहले दोनों भाइयों को अरेस्ट किया जाएगा, दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट समिति का गठन भी कर दिया गया। इससे क्या होगा ये बताते हैं आपको। मजिस्ट्रेट समिति का गठन किया गया है। सुनवाई के दौरान हुई चूक की गहन जांच करेगी। बयान दर्ज होंगे, दस्तावेजों की भी जांच होगी। हितधारकों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। समिति की रिपोर्ट से जवाबदेही तय होगी। जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो ये होगा। और आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता उज्जवल निकम ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको देते हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सौरभ और गौरव की फ्लाइट 2 घंटे लेट है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2 घंटे लेट पहुंचेंगे गोवा। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की फ्लाइट 2 घंटे लेट है। गोवा लेकर जा रही है गोवा पुलिस, लेकिन फिलहाल उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि घने कोहरे की वजह से उनकी फ्लाइट लेट है। तो फ्लाइट लेट होने की वजह से वो 2 घंटे बाद यहां से फ्लाई करेंगे, यानी उड़ान भरेंगे, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। और देखिए कि कितने लंबे वक्त से तलाश थी गोवा पुलिस को। 7 तारीख से लूथरा बंधुओं को तलाश कर रही थी, लेकिन अब वो लूथरा बंधु गोवा पुलिस के साथ हैं, उनके शिकंजे में हैं, उनकी गिरफ्त में हैं। उनको लेकर के जाया जा रहा है गोवा, लेकिन 2 घंटे चूंकि लेट है फ्लाइट और कोहरे का समय है, तो ऐसे वक्त में फ्लाइट लेट होने का मामला सामने आता है। और अब वही हालात नजर आ रहे हैं कि उनको ले जाने में देरी हो रही है। और इसी देरी की वजह से 2 घंटे अब लेट है ये फ्लाइट। आइए अब आपको बताते हैं कि लूथरा ब्रदर्स को जब गोवा पुलिस गोवा लेकर पहुंचेगी तो उनसे क्या क्या सवाल हो सकते हैं। ये एक सवाल आपको आइए बताते हैं। उनसे सवाल हो सकते हैं कि अग्निशमन के पर्याप्त उपकरण आखिर क्यों नहीं थे। सवाल कि क्या उन्होंने जानबूझकर लापरवाही की। सवाल यह भी कि क्लब की क्षमता से ज्यादा लोग वहां क्यों थे। सवाल क्या इससे अधिक मुनाफा कमाने का उनका इरादा था। सवाल यह भी है कि क्लब में आपातकालीन निकाय क्यों बंद थे। क्लब का कितना हिस्सा अवैध रूप से बनाया गया था। क्या अंडरवर्ल्ड से भी उनके कनेक्शन है। क्या क्लब में किसी गैंगस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो ये वो सवाल है जो उनसे पूछे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने लूथरा बंधुओं पर क्या कहा है। ये हमारी बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं, क्योंकि ये कामयाबी इसलिए है कि मोदी सरकार ने
जो भारत की एक छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ी की है, इसीलिए ही थाईलैंड सरकार ने एक्स्ट्राडिशन के बजाय उसको डिपोर्ट करने को सोचा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि एक्स्ट्राडिशन की गुनहगार एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, उसको बहुत वक्त लग सकता है। भारत सरकार का इंटरपोल के माध्यम से जब लुथरा वारंट बजाया गया, तभी थाईलैंड सरकार ने तय किया कि इसको डिपोर्ट करना ही होगा। तो 2 घंटे फ्लाइट लेट है। उज्जवल निकम साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी कामयाबी है भारत की, और इसी कामयाबी के बाद आपको बता दें कि थाईलैंड से उसको लाया गया है भारत और गोवा लेकर पहुंच रही है टीम, लेकिन 2 घंटे की देरी की वजह से फ्लाइट उड़ान भरेगी। कोहरे की धुंध की वजह से ये देरी हो रही है। ठंड के मौसम में आमतौर पर 15 दिसंबर के बाद का जो समय होता है वो ऐसा ही होता है कि ठंड ज्यादा बढ़ जाती है और कोहरा ज्यादा हो जाता है, और कोहरा जब ज्यादा होता है तो मुश्किलें होती हैं। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर मिल रही है। लुधियाना जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। कैदियों ने पुलिस कर्मचारियों पर भी जमकर हमला किया और झड़प में कई जो कैदी हैं, कई जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कई पुलिसकर्मी और कई जो कैदी हैं घायल हैं। जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जांच जारी है। बड़ी और अहम खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, लुधियाना जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प और कैदियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और अब बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना में ये बड़ी वारदात हुई है। तमाम अधिकारी देर रात से मौके पर हैं और पूरे मामले को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब आखिरकार हुआ क्या और उसके बाद कैसी तस्वीर वहां से सामने आई है, जरा तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि जेल में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए। बताया कि 2 कैदियों के बीच में जो है पहले झड़प हुई, उसके बाद जब जेल अधिकारी इसे सुलझाने पहुंचे तो जो कुछ कैदी थे उन्होंने जेल अधिकारियों पर भी हमला कर दिया, जिसमें दोनों यानी कि जो कैदी थे और जो अधिकारी थे वो घायल हो गए हैं। अब इसके बाद जो जेल की सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, आप छावनी में तब्दील हो गई है पूरी जेल। कैदियों ने बवाल मचाया, बवाल से पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद हालात ये बन गए, जो कैदी थे उनके हाथ में जो आया, बताया जा रहा है कि ईंट का इस्तेमाल किया गया और जो कई पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें घायल हो गए हैं। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लुधियाना की जेल में आखिरकार हुआ क्या था। लुधियाना सेंट्रल जेल में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। बात मामूली कहासुनी से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते जो विवाद था वो बढ़ता चला गया और जो कैदी थे उन्होंने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कैदियों ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। आपको बता दें कि इस झगड़े में कुल 10 से 12 लोगों के घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं झड़प के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। प्रशासन की ओर से मामले की जांच भी की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद पूरे जेल परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है। तो ये पूरा मामला जो है मामूली से विवाद से शुरू हुआ और उसके बाद क्या हालात वहां पर पैदा हो गई, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर जो हालात बने हुए हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां राजधानी भोपाल में 2 कारों के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। जी हाँ, टक्कर इतनी भयानक कि एक कार सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। इस खौफनाक हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। देखिए जरा पूरी रिपोर्ट। देखिए, भोपाल की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार से आ रही एक कार की सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़ंत होती है, फिर जोरदार धमाके की आवाज आती है। टक्कर के बाद एक कार हवा में उछलती है और डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं। इस हादसे में 1.5 साल के मासूम सहित 6 लोग घायल हो गए, जबकि रिटायर्ड शिक्षक की हालत नाजुक बनी हुई है। तेज रफ्तार कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तस्वीरें चीख कर बता रही हैं। भोपाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में शामिल स्विफ्ट कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
और दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। अब मध्य प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं और यूपी में क्या होने वाला है बताएंगे आपको अंजीत। देखिए आयुषी, यूपी में बहुत खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं हाई लेवल बैठक, और इस बैठक की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मामला है उसको जल्द से जल्द यूपी छू ले। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर यह बैठक है। सीएम योगी के अधिकारियों को साफ निर्देश, लंबित काम में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समीक्षा व्यवस्था मजबूत करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक में ये आदेश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य अब और करीब आता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग में इस दिशा में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं और साल 2027 के विजन के रोड मैप पर भी चर्चा हुई है। और राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और 2025-26 के बजट की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभागों की तरफ से सीएम को जानकारी दी गई कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी अब 29.78 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। वहीं 2016 में देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% था, जो अब 9% को पार कर गया है। सीएम योगी की अगुवाई में जीएसडीपी लक्ष्य का 93% पहले ही हासिल हो चुका है और अब 42 लाख करोड़ के नए लक्ष्य पर काम हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस रफ्तार को और बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्यों में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों से समीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, लंबित फाइलों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए। सीएम योगी का यह रुख साफ है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी कैसे रही है। साल दर साल यूपी की हिस्सेदारी बढ़ती रही है। 2016 में देश की अर्थव्यवस्था में 8% हिस्सेदारी रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में 9% से ज्यादा की हिस्सेदारी रही है। जीएसडीपी में रिकॉर्ड वृद्धि कैसे हुई, ये भी आप समझिए। 2016-17 में 12.5 लाख करोड़ रुपए मामला था। इसके अलावा 2024-25 में 29.78 लाख करोड़ हो गया। इसके अलावा 93% जीएसडीपी लक्ष्य हासिल कर लिया। 42 लाख करोड़ के टारगेट पर काम चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 का यह लक्ष्य है। 36 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसडीपी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि कृषि, ऊर्जा और उद्योग आर्थिक वृद्धि के मुख्य स्तंभ है। कृषि विकास दर 13% से ज्यादा है। खाद्यान्न उत्पादन यूपी का जो योगदान है इसमें 21% है। रिकॉर्ड पर्यटन की अगर हम बात करें तो इस वर्ष जून तक 125 करोड़ रुपए पर्यटन से आए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे इस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए सर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार के चुनाव में अहंकार लेकर के गए थे और भगवान सीता मैया ने, भगवान तथागत बुद्ध ने और बिहार की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम उनसे कहते हैं मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया, और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। तो आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा, लेकिन जी राम जी पर बवाल बढ़ता जा रहा है लगातार। आयुषी, बवाल क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल, अब देखिए संसद में कल जी राम जी बिल पेश हुआ, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल मनरेगा की जगह जी राम जी बिल आ रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है। विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की और आज भी इस बिल को लेकर संसद में विरोध हो सकता है। विपक्षी दल फिर से आज सरकार को घेर सकते हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके अब नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम जी राम जी बिल रखा गया है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की हिस्सेदारी होती थी। वहीं विपक्ष इस नए बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है।
बड़ी और अहम बात यह है कि मनरेगा का नाम बदल रहा है। इसको लेकर के सरकार तो कह रही है कि इसको हम और बेहतर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और इस पर जो कांग्रेस के कई सांसद हैं वो अपना अलग तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश का 40% हिस्सा लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रदेश देगा, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों के पास तो पैसा ही नहीं। बिल्कुल, तो इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे विकसित भारत के लिए बिल बताया। सुनिए दोनों का क्या कुछ कहना है। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार हंगामा हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से मामले में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कुछ नहीं हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, गांधी प्रतिमा के नीचे प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता हैं वो खड़े हैं और मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ नाम हटाने का काम कर रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जी राम जी बिल के खिलाफ हंगामा किया जा रहा है। संसद की पुरानी बिल्डिंगें बताई जा रही है, जिसके ऊपर खड़े होकर हाथ में पोस्टर लेकर, गांधी जी की तस्वीर लेकर जी राम जी बिल के खिलाफ जो सांसद है वो हंगामा कर रहे हैं। कल ये तस्वीर आई थी और आज भी ये आसार जताए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर हंगामा हो सकता है। एक और तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही थी, जो हाथ में महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर खड़ी है, क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ गांधी जी का नाम नहीं हटा रही है, लेकिन उनका अपमान भी कर रही है और सरकार का सिर्फ अब यही काम रह गया है कि जो पुराना नाम है उसे हटाकर अपने हिसाब के नाम रख रही है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की तस्वीर कल सामने आई थी, जहां सांसदों ने मिलकर, विपक्ष ने मिलकर हंगामा किया और आज भी संसद से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है, जहां इसे लेकर आज जो विपक्ष है वो जमकर हंगामा कर सकता है। अब जरा मनरेगा किस तरीके से विकसित हो रहा है, अंजीत ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, मनरेगा जो लेकर के उसका नाम बदल रहा है और कल आपको बता दें कि लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश हो गया। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी खत्म होगा। नए बिल में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की गई है। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर गांवों का विकास करना है। मनरेगा में 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान था, नए कानून में हर हफ्ते मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। मनरेगा में पहले खर्च सिर्फ केंद्र सरकार उठाती थी, अब 10 से 40% तक राज्यों को देना होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को 10% खर्च करना होगा, बाकी पैसा यहां केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं बाकी राज्यों की 40% तक को फंड देना पड़ेगा। बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक रोजगार नहीं मिलेगा, ताकि उस वक्त खेती के लिए मजदूर उपलब्ध हो। मनरेगा के तहत मांग के मुताबिक हर राज्य को आवंटन होता था। नए कानून के तहत एक तय राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगर आवंटित किए गए पैसों से ज्यादा खर्च होता है तो इसका सारा बोझ राज्य सरकार पर आ जाएगा। मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी। 2005 में यूपीए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस योजना का नाम नरेगा था।
2009 में यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव किया। इस योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और ये मनरेगा हो गया। गांव में गरीबी कम करना, बेरोजगारी दूर करना इसका लक्ष्य था। ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। मंदी कोरोना काल के दौरान इसने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया। लोकसभा ने ध्वनि मत से इस विधेयक को फिलहाल मंजूरी दे दी है। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब से जब ये पूरा विवाद हो रहा है, इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा है वो सुनवाते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी किस बात का विरोध कर रहे हैं? हम गांधी मूर्ति के सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की जो राजनीति कर रही है उसके खिलाफ है हम लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिसने देश को जगाने का काम किया, उन्हीं के नाम के खिलाफ हो गए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी सोच जो सत्य अहिंसा का रास्ता था उसके खिलाफ है ये लोग। आप देख सकते हैं अखिलेश जी भी पहुंच गए हैं। गांधी की जो मूर्ति होती थी पहले, वहां पर जो है अखिलेश यादव भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी और बाकी लोग भी हैं और ये गांधी मूर्ति के सामने ये विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष के सांसदों का वो लगातार चल रहा है। और अब चलिए आगे बढ़िए, एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बीजेपी उम्मीदवार के कार्यालय पर फायरिंग हो गई है। मुख्यमंत्री की सभा से पहले फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स घायल होने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार पवन वालेकर के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। यह हमला तब हुआ जब आज ही अंबरनाथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जनसभा होने वाली है और इसी दौरान हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये हमले की तस्वीर आप देखिए, कैसे ये हमला किया गया और उसके बाद बाइक से हमलावर फरार हो गए। बीजेपी उम्मीदवार के ऑफिस पर फायरिंग हुई है। ये हमलावर आए, ये देखिए मोटरसाइकिल से उतरे, उन्होंने गन निकाली और उसके बाद पिस्टल से एक के बाद एक 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। आप गिनेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। और आप देखिए कि बाइक पर भागते भागते भी वो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पीछे एक व्यक्ति उनके दौड़ लगाता हुआ भी नजर, देखिए उतरे और उन्होंने गन निकाली और उसके बाद फायरिंग कर 1, 2 और ये 3 और उसके बाद जब ये गाड़ी पर बैठता है बाइक पर और भागने के दौरान भी एक फायर करता है, यानी 4 फुल फायर किया उसने, 4 राउंड फायरिंग की है और उसके बाद वहां से वो फरार हो गया। तो हमने आपको दिखाया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से फायरिंग हुई और उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन एक अहम खबर आपको बताते हैं। दरअसल खबर है भगवान से जुड़ी हुई। भगवान को भक्तों ने भूखा रख दिया और सैकड़ों सालों में ऐसा पहली बार हुआ। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? दरअसल कर्मचारियों को वक्त पर पेमेंट नहीं मिला तो उन्होंने भगवान को ही भूखा रख दिया। जी हाँ, ये मामला कोई आम मामला नहीं है और ये मंदिर का मामला है, वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का। अफरा तफरी मची तो कमेटी हरकत में आई और 1.5 घंटे बाद भगवान को भोग लगाया जा सका। ऐसा पहली बार हुआ जब भगवान को सुबह यानी बाल भोग समय से नहीं लग सका और भगवान भूखे रह गए। मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से निर्धारित किए गए हलवाई को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से बाल भोग समय से नहीं बन सका। भगवान को बाल भोग नहीं लगने की वजह से जब अफरा तफरी मची तो कमेटी हरकत में आई। कमेटी के सदस्यों ने तुरंत हस्तक्षेप किया तो हलवाई ने बाल भोग बनाकर तैयार किया। बांके बिहारी मंदिर में भगवान को 3 बार भोग अर्पित किया जाता है। सबसे पहले मंदिर खुलने से पहले उनका श्रृंगार करने के बाद बाल भोग लगाया जाता है, जिसमें 2 मिठाई और 2 नमकीन होते हैं। भगवान को बाल भोग अर्पित करने के बाद दोपहर में राजभोग और रात को शयन भोग अर्पित किया जाता है। ठाकुर जी को 2 टाइम सुबह श्रृंगार भोग सुबह पहले, फिर दोपहर में राजभोग, शाम के समय दर्शन खुलने पे उत्थापन भोग और दर्शन बंद होने से पहले ठाकुर जी के शयन भोग की सेवा जो निरंतर चलती रहती। और शयन के समय ठाकुर जी के पास लड्डू पान के पीरा शयन में रखे जाते हैं। भगवान को मान लो रात्रि में अगर भूख लगती है तो प्रसाद पाए। बहरहाल कमेटी की हरकत के बाद दोपहर का राजभोग और रात को शयन भोग समय से अर्पित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और चलिए आगे बढ़ते हुए अब खबर सिडनी में हुए हमले की, जहां एक बार फिर आपको इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट बता दें, क्योंकि अब इस हमले के मास्टरमाइंड और आरोपी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उनका भारत कनेक्शन सामने आ गया है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमले का जो मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी पिता और पुत्र जो हैं, उनका जो कनेक्शन है वो हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 10 मिनट तक यहूदियों का नरसंहार चलता रहा। सिडनी की ये तस्वीरें, जब बॉन्डी बीच पर ये पूरा हमला होता रहा। और ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों को हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। और ये देखिए किस तरह से, जब आप तस्वीरें थोड़ी स्पीड से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये फायरिंग करता हुआ हमलावर नजर आ रहा है। अब दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ये पूरा कबूलनामा, दूसरी तरफ ये देखिए कि कैसे उनका हैदराबाद कनेक्शन भी सामने आया। तो हैदराबाद कनेक्शन सामने आया है, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर उसका हैदराबाद कनेक्शन क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सिडनी हमले का आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसका हैदराबाद कनेक्शन आया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे सिडनी के बीच पर यहूदियों पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के तार अब हैदराबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी पिता पुत्र साजिद और नवीद मूल रूप से हैदराबाद के थे। तेलंगाना पुलिस ने आतंकियों के हैदराबाद कनेक्शन की पुष्टि की है और यह भी कहा है कि भारत छोड़ने के बाद वो आईएसआईएस के संपर्क में आ गए, यानी भारत से जाने के बाद उन्होंने आतंक का रास्ता अपनाया। दरअसल नवीद के पिता साजिद हैदराबाद में ही पले बड़े, हैदराबाद में बीकॉम किया और नौकरी की तलाश में देश छोड़ दिया। 1998 में साजिद स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहीं यूरोपीय मूल की महिला से शादी की और बस गया। हैदराबाद में उसके परिवार ने तभी साजिद से नाता तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी साजिद बीच बीच में भारत आता रहता था। साजिद 6 बार भारत आया, आखिरी बार 2022 में वो भारत आया। आतंकी साजिद के पास भारत का पासपोर्ट भी था। भारतीय पासपोर्ट पर ही वो बेटे के साथ फिलीपींस गया था। हमले से पहले करीब 1 महीने तक दोनों फिलीपींस में रहे थे। फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। क्या वो मिलिट्री स्टाइल हमले की ट्रेनिंग लेने फिलीपींस गए थे? ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अब इस पूरे मामले की भी जांच में जुटी है और तेलंगाना पुलिस हैदराबाद में उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से अब खबर, जो खबर दिल दहला देगी। यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू कार स्कूली बच्चों पर चढ़ गई और ये बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, ट्यूशन क्लास से घर लौट रहे 4 बच्चे इस हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। ये ड्राइवर न जाने किस धुन में है कि इसे होश ही नहीं कि सड़क पर भीड़ है और कार में ब्रेक लगानी है, लेकिन इसके ठीक उलट इसने ना तो ब्रेक लगाई और ना स्पीड कम की और सामने पैदल जा रहे छात्रों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। महाराष्ट्र के वर्धा की ये खौफनाक तस्वीरें शहर के पुलिस स्टेशन रोड की हैं। अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद डाला। टक्कर इतनी जोरदार कि चारों बच्चे जमीन पर जा गिरे। राहत की बात ये रही कि वहां मौजूद लोग हादसे के बाद तुरंत हरकत में आ गए। चारों घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेज रफ्तार कार के ड्राइवर की तलाश जारी है। अब एक बड़ी खबर आपको और बता दें, अदियाला जेल के बाहर फिर से पीटीआई समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शन उन्होंने किया, इमरान खान से मिलने की जिद कर रहे थे, इस पर अड़े रहे इमरान के समर्थक और इस दौरान जमकर प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शनकारियों में इमरान खान की बहनें भी शामिल थी। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और ये सिर्फ ये एक दिन का विवाद नहीं है, या आज का विवाद या कल का विवाद नहीं है, ये कई हफ्तों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। इमरान खान का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उनके घर वाले कह रहे हैं भाई एक बार तो मिलवा दो इमरान खान से, लेकिन प्रशासन है कि मिलवाने के लिए भी तैयार नहीं। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और ये पाकिस्तान में बवाल हो ही रहा है पिछले कई दिनों से।
और कोशिश ये है कि वो मिले इमरान खान से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और नहीं मिलने की वजह से आप देखिए लोग सड़कों पर उतर जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, बावजूद इसके नहीं मिलने दिया जा रहा। बिल्कुल, और ये आरोप भी लगाया है इमरान खान की बहनों ने कि उन पर केमिकल भरा हुआ जो पानी था वो छिड़का गया, केमिकल मिक्स किया गया था पानी में, वो छिड़का गया है। ये आरोप लगाया है इमरान खान की बहनों ने। और ये तस्वीरें भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पीटीआई के समर्थक थे उन पर, क्योंकि विरोध कर रहे थे। और इस विरोध प्रदर्शन में इमरान खान की बहनें भी शामिल थी। और क्या कुछ कहना है इमरान खान की बहनों का, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये पानी में केमिकल मिलाया है, ये देख सकते हैं आप पानी में। ये देखे ये पानी, जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों, बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें। अगर ये जंग लड़नी है आज़ादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह हमने अपना हिस्सा इस आज़ादी की जंग में डाल। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आया और 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए। एसआईआर के ड्राफ्ट पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल में अब ममता का गेम ओवर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन उससे पहले एसआईआर की लिस्ट को लेकर टीएमसी और बंगाल के बीच में घमासान देखने को मिल सकता है। एसआईआर शुरू हुआ उसके बाद किस तरीके से सबसे ज्यादा जो विरोध के सुर थे वो बंगाल से ही उठे थे और सबसे पहले बंगाल में ही विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देखें, प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, एसआईआर का विरोध कर रहे थे। और इस बीच पुलिस से नोक-झोंक भी देखने को मिली है। जो ये तस्वीर है इसमें आप इन बीएलओस को देख सकते हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी एसआईआर की। और बीएलओ जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। उस दौरान की एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों के साथ सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया और एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई ममता बनर्जी शुरू से ही नजर आ रही थी, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार वोट चोरी कर रही है। वोट चोरी का आरोप भी वो लगा रही है और बंगाल के चुनाव को प्रभावित कर सकता है एसआईआर, ये भी उनका कहना है। और इसीलिए जो है ये विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिल रहा है। अब बंगाल, राजस्थान से 1 करोड़ नाम कट गए हैं। किस तरीके से जो एसआईआर का जो असर है वो अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बंगाल में इसका असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, इस लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा जो नाम है वो हटा दिए गए हैं। कई नाम काटे गए हैं। 24 लाख से ज्यादा जो मृत लोग हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ 19 लाख से ज्यादा वोटर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 12 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो इस लिस्ट में गायब मिले। 1,38,328 डुप्लीकेट या फर्जी वोटर मिले हैं। कई मतदाता अपने पते पर ही नहीं मिले जो पता उनकी तरफ से दर्ज कराया गया था, और कुछ अस्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोगों के नाम एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिले हैं। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब देखिए कैसे पश्चिम बंगाल में इसका असर पड़ा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एसआईआर के बाद राजस्थान का ड्राफ्ट जो है, वोटर लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। इसके तहत जो है 41,84,000 लोगों के नाम कट गए हैं। 24,80,000 लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। ये राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। 8,75,000 लोगों की मौत हो जाने से जो नाम है वो कट गए हैं और 4 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता मिले हैं। 3,44,000 फर्जी या फिर डुप्लीकेट वोटर्स के जो नाम है वो भी काट दिए गए हैं। और राजस्थान में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उन्हें 15 जनवरी तक जो है नोटिस दिया जाएगा। अब एसआईआर को लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किसका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं।
जब ये महाराष्ट्र जब ये जीत जाते हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तब तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा वोट चोरी हुआ। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, थेथोलॉजी कर रहे हैं। यही कारण है कि वोट चोरी बोल रहे हैं। और जब इनको लगा कि आज ये पूरी जो सरकारी तंत्र है उसको जबरदस्ती रात भर काम करा कि 12 बजे 2 बजे जगा कर काम किया, उसमें 15-16 हमारे BLOs बेचारे आज नहीं रहे दुनिया में, कोई सुसाइड कर लिया, किसी में ब्रेन हेमरेज हुआ, आत्महत्या हो गई। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अब समझ में आ रहा है सरकार को तत्काल इस पे कार्य करे और इसका समय बढ़ाएं, कम से कम 6 महीने का समय मिले जिससे कि आम आदमी से जुड़े। आज अगर CA के फॉर्म फिलअप सटीक समय नहीं करने से जिन लोगों का नाम SIR से कट रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी लेगी क्या? ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। आप मंच से बोल चुकी है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं। SIR को लेके जो अस्त्र समझे थे कि इस बार वो वोट में जीतेंगे, वो मैदान में नहीं थे। फिर भी SIR के विरुद्ध हम लोग लड़ाई जारी है। ये दुर्भाग्य है कि NRC बनाने के लिए जो 12 दस्तावेज या 11 दस्तावेज की जरूरत है, वो सब दस्तावेज अब वोट अधिकार को जांच करने के लिए जरूरत है। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि SIR NRC की बैकडोर है। ये घुसपैठियों का नाम लेकर कभी घुसपैठी हरियाणा में आ जाते हैं, कभी घुसपैठी महाराष्ट्र में आ जाते हैं, कभी बंगाल में आ जाते हैं। तो 11 साल से भारत सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से निकाला है? इस देश का जो नागरिक नहीं है, जो इलीगल तरीके से रह रहा है, मैं कहता हूं उसको तुरंत निकालना चाहिए। लेकिन 11 साल में कितने निकाले हैं? सिर्फ घुसपैठियों का नाम लेके भय दिखाकर जो चुनाव का नैरेटिव है उसको बदलना चाहते हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है अंकित, ये जरा बताइए। देखिए, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार गए थे। उन्होंने विवादित बयान दिया जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि भले ही लोग इसे माने या न माने, आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरह से हार गया था। इस लड़ाई में भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। चौहान यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हवाई लड़ाई नहीं हुई, जमीन पर सेना 1 किलोमीटर भी नहीं खिसकी। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयां भी ऐसी ही होंगी। ऐसे में 12 लाख सैनिकों वाली सेना को रखने की क्या जरूरत है? क्या कहा, जरा सुनिए। आता आपण ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। और इस पूरे मसले पर शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नाउ दे आर अंडरमाइनिंग ऑपरेशन सिंदूर। कांग्रेस की एक ही पहचान, करो सेना के मनोबल पर चोट और सेना का अपमान। दिस इज द ट्रू फेस ऑफ द कांग्रेस। फ्रॉम सर्जिकल स्ट्राइक, फ्रॉम बालाकोट एयर स्ट्राइक, फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर टू ऑपरेशन महादेव, दे अंडरमाइन द आर्म फोर्सेस ऑलवेज। देखिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने इस तरह के बयान दिए और जरा देखिए कि कांग्रेस ने कब कब इस तरह के बयान दिए। ऑपरेशन सिंदूर 2025 कहा गया कि क्या हर एक आतंकी मारा गया, क्या पहलगाम जैसी घटना दोबारा नहीं होगी, यह कहा राशिद अल्वी ने। इसके अलावा आपको बताते हैं कि और किसने क्या कहा। फिर 2019 की बात आती है। चरणजीत सिंह चन्नी सांसद कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं भी नहीं देखी गई और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर के कहा, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने कितने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के पुलिंदे से ये राज कर रहे हैं। फिर आता है 2016, एयर स्ट्राइक से बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए, तो सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें जारी करनी चाहिए। तो अब एक बार फिर से बताते हैं आपको खबरों में आगे बढ़ते हुए कि आगे कैसे कल हिजाब पर विवाद हो रहा था, लेकिन अब हिजाब के आगे की कहानी आ गई है, तो आयुषी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए अपने विवादित बयान पर संजय निषाद की सफाई सामने आई है। नीतीश
हिजाब विवाद पर उन्होंने अमर्यादित बयान दिया था। अब शब्द वापस लेने का निषाद ने एक बयान जारी किया है। मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया, संजय निषाद का ये कहना है। आपको बता दें कि एक वीडियो काफी वायरल हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिसमें एक महिला का हिजाब वो खींचते हुए नजर आए, जिसके बाद कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए। संजय निषाद ने भी इस पर एक अमर्यादित बयान दिया था, जिस पर अपने बयान से यूटर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मेरे शब्दों का जो है वो गलत मतलब निकाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री और संजय निषाद ने जब ये कहा उसके बाद बवाल हो गया। सुनिए जरा क्या चल रहा है। ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को सुना आपने, लेकिन और विस्तार से बताते हैं कि संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। देखिए, संजय निषाद से जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमर्यादित बयान दिया। कहा सिर्फ नकाब हटाया तो इतना हल्ला मचा है, कहीं ये यहां वहां हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता। बयान पर संजय निषाद ने अब सफाई दी है, कह दिया मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। और उसके बाद आप सोचिए कि बवाल मचा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, गलत अर्थ निकाला गया। और अब आपको अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी आयुषी के पास, क्योंकि देश में और देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। बिल्कुल, क्या बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि गुजरात में भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है बुलडोजर का। कहीं अपराध के खिलाफ तो कहीं अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तो कई राज्यों में जमकर बुलडोजर गरज रहा है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से यूपी से पूरा एक्शन शुरू हुआ था, जो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, और अब तो एमपी में भी कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। गुजरात में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिसपे कई जगह जो है विरोध के सुर भी उठे, तो कई जगह लोगों ने इसे सही भी माना, क्योंकि कई जगह पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे हटाना बेहद जरूरी था। और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जब लोग इसे नहीं हटा रहे थे, तो कैसे अहमदाबाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिहार, यूपी, एमपी बुलडोजर चल रहा है, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर चल रहा है। गुजरात में भी, गुजरात के अहमदाबाद में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, और खास तौर पर यूपी में तो बुलडोजर चल ही रहा था, लेकिन अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और योगी स्टाइल में बिहार में बुलडोजर चल रहा है। तो अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए, जब ये बुलडोजर एक्शन जो करने पहुंची थी पुलिस वहां पर, तो किस तरीके से रोहतास में जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए और इस पूरी कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद रही और पुलिस के साथ जो है झगड़ा करने लगी, विवाद हो गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग ये लोग कर रहे थे। और ये देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीर है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तो जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो बुलडोजर एक्शन हुआ और जो अवैध अतिक्रमण था उसको फिलहाल तोड़ करके हटाया गया। अब यूपी के कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यूपी में भी लगातार बुलडोजर एक्शन यहां पर जारी है, जहां बुलडोजर ने कैसे इस अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया, एक्शन वहां पर देखने को मिला। और बता दें आपको कि जगह जगह ऐसे ही अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे बुलडोजर की मदद से हटाया गया है। और अब गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें भी आइए आपको दिखाते हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर है, जहां पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, वहां पर तरह तरह के लोगों ने निर्माण कर दिए हैं, लिहाजा अब ये निर्माण बहुत हटाने के लिए जरूरी हो गया था। और ये देखिए कैसे निर्माण हटाया गया, तालाब पर लोगों ने कब्जा कर लिया था और उन जो बिल्डिंग्स थी, जो लोगों ने घर बना लिए थे, उनको तोड़ा गया है, हटाया गया है।
बुलडोजर एक्शन देखा, रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला और यहां पर लोग जो है नाराज नजर आए, सड़कों पर आगजनी की और विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके चलते वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट भी आपको। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों ने विरोध जताया। डेहरी ऑन सोन के कैनाल रोड में बुलडोजर एक्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर आगजनी की और स्थानीय विधायक सोनू सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 2 से 3 घंटे तक सड़क को बाधित रखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की ओर से अपना अवैध निर्माण हटाने के लिए कोई मोहलत नहीं दी गई, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्हें कुछ वक्त दिया जाता तो रहने के लिए कोई व्यवस्था हो जाती। ठंड के मौसम में घर टूटने के कारण छोटे छोटे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऑर्डर कर दीजिएगा कि घर टूट रहा है, कहूँ व्यवस्था करेंगे हम लोग। एक बैगे आया 2 ज्यादा लगा दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ। और अब बड़ी खबर आपको खेल से जुड़ी हुई बता दें, आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन हुआ था। मंगलवार को अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। 156 खिलाड़ियों पर बोली लगी। 10 टीमों ने 215 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करके 77 खिलाड़ी खरीदे हैं। इनमें 29 विदेशी और 48 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। ग्रीन ने अपने ही हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें 2024 में केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है। और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कितने में वो बिके हैं, क्या रहा उनकी बोली की कीमत, ये आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब आपको बताते हैं कि कौन कौन कितने महंगे में बिका। कैमरन ग्रीन सबसे ऊपर नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको केकेआर ने खरीदा है। इसके अलावा पथिराना श्रीलंका के हैं, 18 करोड़ में इनको केकेआर ने खरीदा है। कार्तिक शर्मा भारत के हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में सीएसके ने खरीदा है। इसके अलावा प्रशांत वीर भारत के हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में सीएसके ने खरीदा है। इसके अलावा लियम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपए में एसआरएच ने खरीदा, सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस बीच आपको बताते हैं कि कैसे ये महंगे खिलाड़ी बिके। लेकिन एक कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। जब बेटा आईपीएल में बिका, यानी आईपीएल खेलने के लिए उनके बेटे का नाम आया, तो परिवार में किस तरीके की खुशी का माहौल है आप ये देखिए। बारामूला के रहने वाले ओकिब नबी दार की आईपीएल में किस्मत खुल गई और उसके बाद कश्मीर में कैसे आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से उनके घर पर जश्न मना और आंखों में आंसू थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। यह तस्वीर आप देखिए जम्मू कश्मीर से आई। और ओकिब नबी के जो रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें भर आई जब ये पूरा खेल उनके समझ में। उम्मीद तो थी मुझे क्योंकि बहुत मेहनत की है। फिर मैं बार बार यही कहूंगा, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। खुशी से तो आंसू निकलते हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा। ये ख्वाब तो हम 10 साल से देख रहे हैं कि वो कब आईपीएल में जाए, और हम ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल टीम में अब चला जाए, वो हमारी ख्वाहिश है। चाहे आप आईपीएल में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, जब तक ना आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपने गेम के साथ लॉयल रहोगे अपने गेम के साथ, तब तक परफेक्शन नहीं मिल सकती। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट ही विल गेट अ कॉल फ्रॉम इंडिया एज वेल। इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इधर अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर तिवारी जश्न का माहौल है। आईपीएल में जब ये पता चला कि वो महंगे खिलाड़ी हैं, उसके बाद ये घर है उनका, उनके घर में जश्न का माहौल। माँ बाप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बोली लगने वाले प्रशांत वीर तिवारी की मां ने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की, बधाई दी। प्रशांत के माता पिता भावुक नजर आए। ये अमेठी की तस्वीर आप देखिए। प्रशांत वीर जो आईपीएल में महंगे खिलाड़ी
साबित हुए हैं। और आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आप देखिए और आवाज भी सुनिए। कल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा। ये ख्वाब तो हम 10 साल से देख रहे हैं कि वो कब आईपीएल में जाए, और हम ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल टीम में अब चला जाए, वो हमारी ख्वाहिश है। बढ़िया रेट लाग तिवारी। चलो फिर बात की जाए यहाँ। भैया तिवारी तालका मचा दे पूरा, एकदम चेहरा गदगद होएगा पूरा। हर हर महादेव। ये आपने प्रशांत नील की तस्वीर देखी। अब ये देखिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर की तस्वीरें, अक्षत के घर की तस्वीरें। वीडियो कॉल पर लोग बात कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। दरअसल अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। अक्षत के घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखिए घर के लोग मिठाई खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अक्षत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कैसे ऑक्शन हो रहे थे? किसकी इच्छा थी? तुम कौन सी टीम में जाना चाह रहे थे? अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। अब ये तो शुरुआत है उसके लिए। अक्षत बहुत टैलेंटेड बच्चा है और पिछले 2 साल से हम लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत से के कारण वो 2 साल से नहीं बिक पाया था, लेकिन उसको सही जगह मिल गई है और जब उसको खेलने का मौका मिलेगा वो अपने आप को सिद्ध कर देगा। बहुत ऊंचे लेवल का खिलाड़ी और अशोकनगर का नाम रोशन करेगा, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। और आईपीएल का मिनी ऑक्शन बिहार के क्रिकेटरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बिहार के क्रिकेटर सार्थक रंजन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। बिल्कुल, केकेआर ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए में खरीदा, जिसकी खबर मिलते ही उनके घर पर जमकर जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। दरअसल 29 साल के सार्थक रंजन जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं और अपने बेटे की उपलब्धि पर सांसद पप्पू यादव ने एनडीटीवी से बातचीत की और बेटे के आईपीएल में चुने जाने पर क्या उन्होंने कहा, सुनिए जरा। आईपीएल ऑक्शन में बिहार से नए नवेले खिलाड़ी ने बाजी मार ली और हमारे साथ उसी खिलाड़ी के प्राउड फादर, प्राउड पिता पप्पू यादव मौजूद हैं। पप्पू जी, मतलब क्या पूछें, बेटा अगर इतना बड़ा काम कर जाए तो खुशी तो बहुत होती है, बहुत गर्व हो रहा होगा। देखिए, एक बात समझिए, देश या कोई भी प्रतिभावान बच्चा जो निश्चित रूप से जिनका अपना लक्ष्य होता है देश के लिए, टीम के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए, जो लगातार प्रयास करता है, मेहनत करता है और ऐसे समय में जहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत अत्यधिक हो, जहाँ खेलों में राजनीति बहुत हो, ऐसे समय में जब कोई भी बच्चा अपने प्रतिभा के बदौलत अपने लक्ष्य को तय करता है। इस बार के आईपीएल में 379 लगभग बच्चे थे, खिलाड़ी थे, उसमें केवल 77 लोग ही चयन कर पाए। बच्चों का चयन हुआ, सबको बधाई देता हूँ। पिता के कंधों पर जब बच्चा जब घूमता है तो पिता एक ही बात सोचता है कि खुद से ज्यादा उसका बेटा लंबा देखे, बड़ा देखे। सार्थक के मम्मी पापा दोनों राजनीति में, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैंने कई बार प्रयास भी किया कि वो चीज़ों में आए, आगे बढ़े, लेकिन उनका जो लक्ष्य था और है वो बिल्कुल जो जिन चीज़ों के लिए वो जी रहे हैं वो उनका वही क्रिकेट एक तरह से, बिल्कुल क्रिकेट और नेशन। पप्पू यादव जितना आराम से बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं अंदर जो एक गर्व होता है पिता के लिए। और यहाँ मिठाइयाँ भी रखी हैं पप्पू जी, मिठाइयाँ भी आप सबको खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।